हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग फिजिक्स की क्लास में प्रीवियस जो है कि लाइट चैप्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के प्रीवियस वीडियो को लाइट जो प्रकाश हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उसको देखें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी बच्चों, आप लोगों जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर ले, ठीक है। आज की क्लास में बच्चों जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग ध्वनि, साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड, ठीक है, साउंड। चलिए भाई, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताते रहिए कि अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड की डेफिनेशन क्या होगी, किसको हम कहते हैं कि ये साउंड है, ठीक है बच्चों। और जिन लोगों ने देखिए, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि प्रीवियस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए ताकि जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के छूटे हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके नहीं छूटे और एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो। इसके लिए आपको प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स, जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं वो आप लोगों को जानना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिलहाल आज के टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं। साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बताइए भाई कि जो साउंड होता है क्या होता है। अगर मैं साउंड को डिफाइन करने के लिए बोलूँ तो क्या कहेंगे आप कि साउंड क्या है? फटाफट बताइए बच्चे कि साउंड क्या है। अगर हम बात करें ध्वनि की तो ध्वनि क्या है? चलिए बच्चे देखिए, अगर हम ध्वनि के डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारा साउंड होता है बच्चे, वो क्या होता है, एक तरीके की एनर्जी है। जो हमारी साउंड होती है वो एक तरीके की एनर्जी है। तो हम साउंड को कैसे डिफाइन करेंगे कि साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। चलिए, एनर्जी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई बात समझ में बच्चे? तो अगर मैंने कहा कि साउंड हमारा जो है एक टाइप का एनर्जी है, अगर हमारी साउंड जो होती है बच्चे ये एनर्जी है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारी ध्वनि होती है बेटा वो क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर मैं ये कहूँ कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है तो मेरे बच्चों ये बताइए कि ये ऊर्जा होने का क्या मतलब होता है। जिन लोगों ने भी, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एनर्जी पढ़ाया था, जब हम लोगों ने ऊर्जा और पावर की बात करी थी, उसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ एनर्जी के बारे में। या तो यूँ कह लीजिए कि चलिए अगर हम कहें कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? तो जो साउंड होती है एक तरीके की हमारी एनर्जी का मतलब ये हो गया कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज हो सकती है। मतलब एनर्जी, जैसे हमने पढ़ा था कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब साउंड हमारा क्या होता है, एक तरीके की जो होती है हमारी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। बात क्लियर सबको हो गई कि जो हमारी ध्वनि है बेटा एक प्रकार की क्या है, तो ध्वनि हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ध्वनि जैसे प्रोड्यूस कैसे होती है, मतलब ध्वनि हमारी उत्पन्न कैसे होती है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि साउंड प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब साउंड जो होती है हमारी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। साउंड हाउस बात करें कि हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है बच्चे। अगर हम बात करें कि हाउ साउंड प्रोड्यूस, अब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, मतलब ये कहें कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे होती है, ठीक है। इसके बारे में बेटा हम बात करेंगे। देखिए पहले हमने बात कर ली कि जो हमारा साउंड होता है वो एक तरीके की ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि जो हमारे साउंड है बच्चे, साउंड हमारी उत्पन्न कैसे होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है। जिन जिन बच्चों को पता है देखिए कमेंट बॉक्स में बच्चे आप लोग आंसर करते रहिए प्लीज़, कि मतलब जो ये हमारी साउंड होती है वो किस तरीके से उत्पन्न होती है। क्या कोई जानता है? कमेंट बॉक्स में उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करो ताकि हम भी समझे कि बच्चे अगर हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो आप लोग कितने इंटरेस्टिंग है और पहले से आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में क्या क्या पता है। फिलहाल ये चैप्टर बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बेसिकली आते हैं, ठीक है।
चलिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हाउ साउंड प्रोड्यूस, मतलब साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे उत्पन्न होता है बेटा, तो जो हमारा साउंड होता है बच्चे वो उत्पन्न होता है हमारा वाइब्रेशन से। ठीक है, जब कहीं पे भी कंपन होता है, वाइब्रेशंस होता है, तभी हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कैसे होता है हम यहाँ पे लिख लीजिए कि साउंड प्रोड्यूस थ्रू वाइब्रेशन। आई बात समझ में बेटा, मतलब कंपन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। आई बात समझ में बच्चे, मतलब हमारी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वाइब्रेशन के थ्रू होती है, मतलब जो कंपन होता है उसकी वजह से होता है। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं बच्चे, तो जैसे एक थाली लीजिए, आप उसको जो है कि लकड़ी से या किसी भी चीज़ से जब आप पीटना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे साउंड उत्पन्न होता है। या तो यूँ कहे बच्चे, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है, हमारे ऊपर तो कोई भाई किसी चीज़ से पीटा नहीं जा रहा है। बेसिकली बच्चे क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमारे जो गला होता है उसमें भी क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। आगे बात समझ में बच्चे, मतलब जहाँ वाइब्रेशन नहीं होगा वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब हम क्या कह सकते हैं कि साउंड हमारी प्रोड्यूस ही क्यों होती है, क्योंकि वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड हमारी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, आगे बात समझ में, जैसे हम किसी ड्रम को पीटते हैं, ठीक है, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। आगे बात समझ में, जिस तरीके से यहाँ पे मतलब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है बच्चे, क्योंकि ड्यू टू बिकॉज ऑफ कह सकते हैं वाइब्रेशन, मतलब कंपन की वजह से बच्चे हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। आगे बात समझ में, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट, जिस तरीके से हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था बच्चे की, जो लाइट होती है वो डिफरेंट मीडियम में, अलग अलग माध्यम में किस तरीके से ट्रेवल करती है। आगे बात समझ में, तो अब नेक्स्ट अब हम इसमें बात करेंगे कि मतलब जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, उसमें माध्यम का क्या रोल होता है, मीडियम का क्या रोल होता है। तब तक कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए कि हमारा जो लाइट होता था क्या उसे माध्यम की ज़रूरत होती थी या माध्यम की ज़रूरत नहीं होती थी। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में कि जो हमारी लाइट हुआ करती थी वो कैसी वेव थी, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस के आंसर बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। तब तक मैं इसके आगे आप लोगों को प्रोसीड करती हूँ। चैप्टर की जो साउंड है हमारा वो डिफरेंट मीडियम में किस तरीके से ट्रेवल करता है। चलिए अगर हम बात करते हैं बेटा कि मीडियम है ना, मतलब मीडियम जो होता है उसमें किस तरीके से हमारी जो है कि साउंड ट्रेवल करती है, तो पहले आप लोग मुझे लाइट चैप्टर का आंसर दीजिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए बच्चे, ताकि आप लोगों को ये मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी है या नहीं, और जो बच्चे नए हैं उनको भी समझ में आए कि उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस चीज़ों को समझना। ठीक है बच्चे, चलिए अब मुझे बताइए आप लोग फटाफट। तो हमने क्या देखा था जब हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, तो हम लोगों ने लाइट चैप्टर में क्या देखा था कि जो लाइट होती है उसे मीडियम के माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जहाँ पे माध्यम नहीं होगा लाइट वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने बात किया था वैक्यूम। वैक्यूम वो जगह होती है बच्चे जहाँ पे क्या होता है, एयर होते ही नहीं है, मतलब पार्टिकल्स होते ही नहीं है, किसी भी तरीके का मीडियम होता ही नहीं है। और वैक्यूम में बेटा हम लोगों ने क्या देखा था कि जो लाइट है वो ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा साउंड की, चलिए अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, आई बात समझ में, मतलब ध्वनि की चाल। अगर हम ध्वनि की चाल के बारे में बात करें बेटा, ठीक है, ध्वनि की चाल की बात करें तो उससे पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मीडियम की बात। आई बात समझ में बेटा, क्या मीडियम, माध्यम, माध्यम।
ठीक है बच्चों, देखो अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने कहा कि लाइट चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है ना। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, जब हम साउंड की बात करते हैं, हम ध्वनि की बात करते हैं बेटा, तो ध्वनि में मीडियम का बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट मैं यूँ कहूँ कि जो हमारी साउंड है एक जगह से दूसरी जगह तक, अगर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ इस तरीके से, दूर से भी एक जगह से दूसरी जगह अगर हमारी आवाज़ जा रही है, हमारी ध्वनि जा रही है, तो क्यों जा रही है? बिकॉज ऑफ मीडियम, मतलब माध्यम की वजह से। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी साउंड होती है बेटा, उसको, ध्वनि को हमारे मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम में अगर बात करें तो हमारा कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, आई बात समझ में, हमारे सिग्नल्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेट्रा, बहुत सारे मतलब माध्यम हो सकते हैं। और माध्यम की ज़रूरत बेटा हम क्या कहें कि जो हमारी ध्वनि होती है, जो हमारा साउंड होता है, उसमें माध्यम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मतलब बिना, जहाँ पे अगर माध्यम कम है या माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे क्या होता है कि साउंड नहीं ट्रेवल करता है या बहुत कम ट्रेवल करता है। आगे बात समझ में बच्चे? उस हिसाब से अभी जिन लोगों ने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है बेटा, उसको हम कंपेयर कर करके पढ़ेंगे यहाँ पे लाइट और साउंड को, ताकि आपका पिछला कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे, रिवाइज होता रहे। चलिए आगे इस चैप्टर में हम बात करते हैं, बढ़ेंगे कि हमें क्या होता है। तो साउंड में बेटा हमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो मीडियम होती है, यहाँ पे क्या होती है? प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में? मतलब जो हमारा साउंड होता है बेटा, साउंड के लिए, जो हमारा साउंड है, साउंड के लिए क्या जरूरी होता है? तो साउंड के लिए मीडियम बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो साउंड होती है बेटा, उसको मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि मीडियम के थ्रू ही हमारी साउंड जो होती है ट्रेवल कर रही होती है। अब हम बात कर रहे हैं स्पीड की, चाल की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा साउंड के चाल की, तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारी जो स्पीड होती है ध्वनि की, उसको क्या होता है कि उसको माध्यम की ज़रूरत होती है। माध्यम की ज़रूरत का मतलब ये हो गया बेटा कि हमारी जो स्पीड होती है, जो ध्वनि की चाल होती है बच्चे, वो कहाँ पे ज़्यादा होगी? जहाँ पे मीडियम होगा। और जहाँ पे मीडियम नहीं होगा वहाँ पे हमारी चाल धीमी होगी, या यूँ कह लो कि चाल जो होती है ध्वनि की, वो होती ही नहीं है, मतलब साउंड हमारा ट्रेवल करता ही नहीं है। तो अब मुझे आप बताइए कि अगर मैं वैक्यूम की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, तो वैक्यूम में क्या ध्वनि ट्रेवल करेगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साउंड चैप्टर से ये आता जरूर है किसी न किसी एग्जाम में कि जो हमारी वैक्यूम होती है, क्या वहाँ पर कोई हमारी ध्वनि जो होती है बेटा वो ट्रेवल करती है? जो हमारा वैक्यूम होता है, क्या वहाँ पे ध्वनि ट्रेवल करती है? तो वहाँ पे ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। नो साउंड ट्रेवल्ड, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा? नो साउंड ट्रेवल मतलब ध्वनि की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल यहाँ पे जीरो होती है, ठीक है बेटा, क्या होती है? जीरो होती है। आगे बात समझ में? ध्वनि की जो चाल होती है, निर्वात इसको कहते हैं, हिंदी में लिख लो भाई, निर्वात। तो मतलब ध्वनि की चाल जो होती है वो जीरो होती है निर्वात में। आगे बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन गया भाई यहाँ से कि वैक्यूम में हमारी जो साउंड होती है वो ट्रेवल नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं करती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि नो मीडियम। आगे बात समझ में बेटा? नो मीडियम, क्योंकि वैक्यूम क्या होता है बेटा? जहाँ पे क्या होता है? एयर नहीं होता है, नो एयर, ठीक है। नो एयर का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी पार्टिकल होगा ही नहीं, और पार्टिकल नहीं है, मूवमेंट नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। तो आप बताओ, जहाँ वाइब्रेशन नहीं है क्या वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, ट्रेवल कर सकती है? नहीं, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा है कि हमारी जो साउंड होती है, ध्वनि होती है बेटा, वो वाइब्रेशन की वजह से, कंपन की वजह से ही तो प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। तो जो हमारा निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, वहाँ पे एयर तो होता ही नहीं, पार्टिकल होता ही नहीं है बच्चे। तो क्या साउंड ट्रेवल करेगी? तो साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ध्वनि हमारी जो है कि
जो निर्वात होता है या वैक्यूम होता है, वहाँ जो ध्वनि होती है उसकी चाल 0 होती है, मतलब वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ साउंड जो होता है बेटा 0 होता है। लेकिन जब हम लोगों ने लाइट की बात करी थी तो फटाफट बताइए आंसर क्या था। आंसर यही था कि जो हमारा प्रकाश होता है वो निर्वात में ज़्यादा तेज़ी से गति करता है, क्योंकि उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। आगे बात समझ में, तो वैक्यूम में हमारा साउंड ट्रेवल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं होता है, और हमारा जहाँ पे मीडियम नहीं है तो हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा साउंड होता है, ध्वनि होता है, उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। आगे बात समझ में बेटा, बिना मीडियम के, बिना माध्यम के हमारा जो साउंड होता है बच्चे वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं माध्यम की। आगे बात समझ में, अगर हम माध्यम की बात करें बेटा तो हमने क्या कहा कि एयर, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या है? हमारे एक तरीके के जो है कि माध्यम ही तो है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या है? एक तरीके का हमारा क्या है बच्चे? ये माध्यम है, मीडियम है। आगे बात समझ में बच्चे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड की, बच्चे ये टॉपिक आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट मैं आप लोगों को बेसिक्स बता रही हूँ बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये चीज़ मैं आप लोगों को एक एक चीज़ें क्लियर करती जा रही हूँ। इसलिए बच्चे मेरी क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो टॉपिक आप लोगों को डिस्कस करती हूँ उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और एक बात समझ लो बच्चे, जिस तरीके का क्वेश्चंस मैं बताती हूँ सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इन सब चीज़ों से बाहर तो क्वेश्चन जाना ही नहीं है। आगे बात समझ में चलिए। और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है बच्चे, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए वीडियो को। और पसंद आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ध्वनि समझ में आ रही है, अगर साउंड समझ में आ रहा है तो आप हम वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, मतलब ठीक है, ये हमारा हो गया ठोस, तरल, आई बात समझ में, और ये तो गैस है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस की। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि क्या आप लोग अभी भी अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर मैंने सिर्फ आप लोगों को इतनी सी बात बताई कि हमारा जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, उसको किसकी ज़रूरत होती है बेटा? माध्यम की ज़रूरत होती है, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब आप मुझे बता दो बच्चे कि जो हमारा सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, अगर इन तीनों में से अगर मैं आपसे कहूँगी कि बच्चे ये बताओ कि अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से बनता है कि जो ध्वनि है वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करेगी, लिक्विड में करेगी, या फिर हमारा जो है कि गैस में करेगी, तो आप आंसर क्या बताओगे? आप आंसर क्या बताओगे? आंसर करो कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखो बेटा, जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आप लोगों से क्या बताया कि सॉलिड के जो पार्टिकल, मतलब सॉलिड में पार्टिकल इस तरीके से होते हैं, एकदम बिल्कुल पास पास। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, हम लोगों को पता है कि क्या होता है, वो पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड के डेफिनेशन ही क्या होती है कि जो सॉलिड के बेटा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, एकदम पास पास होते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो भाई, बात समझ में आई। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि हमने क्या कहा था कि जो हमारी साउंड होती है, जो हमारी ध्वनि होती है, वो क्या होती है? पार्टिकल के जो वाइब्रेशंस होते हैं उन पे ही तो डिपेंड करती है ना। मतलब जो हमारा मीडियम है उसमें जो पार्टिकल, जो कण है, उनके जो कंपन होती है ना, कण में जो कंपन होती है, इसी की वजह से ही तो साउंड प्रोड्यूस होती है, इसी की वजह से ही तो साउंड उत्पन्न होती है मेरे बच्चों। तो आप मेरे को ये बताओ कि जिसके पार्टिकल्स, जिसके कण जितने पास होंगे वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा तो कंपन होगी। मतलब हम ये कहें कि जो जो पार्टिकल्स जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे बच्चे, उसमें जो है कि वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स पास पास है एक दूसरे को, ये जो इस तरीके से टच करते हुए कंपन या फिर यूँ कह लो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर हम तरल में बात करते हैं बच्चे, तो तरल का हमें क्या पता है कि इसमें जो है कि पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से दूर होते हैं, है ना, थोड़े थोड़े से इन लोगों में डिफरेंस होता है, मतलब थोड़े से क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं जिस तरीके की सॉलिड में होता है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। ऐसे ही मैं अगर बच्चों आप लोगों से बात करूं कि जो हमारी गैस होती है, इसमें आपको पता है कि इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। ये तो आप लोग सब लोगों ने
पढ़ाई होगा स्टेट ऑफ मैटर में। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब बताओ मुझे बच्चों कि इन तीनों में अगर मैं पूछूं कि किस में सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है कि ट्रेवल करेगी और जिसमें चाल सबसे ज़्यादा होगी हमारे साउंड की, तो आप आंसर क्या करोगे? ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, एक ये दो क्वेश्चंस। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, अब आप खुद समझो कि अगर मुझे नहीं भी बताऊं तो क्या आप नहीं बता पाएंगे कि मैम जाहिर सी बात है कि हमारा साउंड जो हमारी ध्वनि होती है वो कैसे उत्पन्न होती है? जब कंपन होता है पार्टिकल्स में, जो कण होते हैं उनमें कंपन होता है, पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस होती हैं, इसी की वजह से ही तो हमारा ध्वनि प्रोड्यूस होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। मतलब जिसके पार्टिकल्स जितने क्लोजली होंगे, जितने पास में होंगे, उतने ही ज़्यादा तो हमारा जो है कि ध्वनि प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जितने पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वहाँ पे ध्वनि नहीं प्रोड्यूस होगी या कह लो कम होगी। ठीक है, जितने पार्टिकल्स दूर, ध्वनि उतना ही ज़्यादा गति कम कर पाएगी। आई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन आता है कि बेटा जो हमारी साउंड होती है, साउंड की स्पीड किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो जो साउंड की चाल होती है बेटा, जो ध्वनि की चाल होती है हमारा, वो क्या होता है? सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड और फिर गैस। क्यों होती है ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बता दी। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अणु होते हैं बेटा, जो कण हैं, उनके क्या होते हैं कि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं, कंपन ज़्यादा होगी, और जहाँ कंपन ज़्यादा वहाँ ध्वनि ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जबकि हम लोगों ने जब चैप्टर को, जब ध्वनि को समझा था, तभी हमने बात करी थी कि हमारी जो ध्वनि होती है बच्चे, वो प्रोड्यूस ही कंपन की वजह से होती है, वाइब्रेशन की वजह से होती है। मतलब जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा वहाँ पे ध्वनि ज़्यादा। वाइब्रेशन ज़्यादा कहाँ पे होगा बेटा? तो वाइब्रेशन ज़्यादा वहीं तो होगा जहाँ पार्टिकल्स पास पास होंगे। ठीक है, जिसके पार्टिकल्स जितने पास वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा। ठीक, तो सॉलिड का हम लोगों ने देखा कि जो हमारा सॉलिड होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो ज़्यादा पास होते हैं, इसलिए यहाँ पे ध्वनि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी या कह लो कि उत्पन्न होगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है बच्चे, तो यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन बन गया। पहली बात तो ये कि जो स्पीड ऑफ जो हमारी साउंड होती है, उसकी स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है? माध्यम की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो ध्वनि जो है कि ट्रेवल नहीं करती है, साउंड हमारी ट्रेवल नहीं करती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने बात करी कि जो वैक्यूम होता है, जो निर्वात होता है, निर्वात वो जगह होती है बच्चे जहाँ पे एयर होता ही नहीं है, पार्टिकल होता ही नहीं है। अब आप खुद सोचो, मैंने क्या कहा कि जिसके पार्टिकल्स जितने पास रहेंगे ध्वनि ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जब यहाँ पे वैक्यूम में पार्टिकल्स है ही नहीं, वाइब्रेशन हो ही नहीं रहा है, तो क्या ध्वनि प्रोड्यूस होगी? तो नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन बेटा आता है कि कोई जगह क्या वैक्यूम में हमारी जो साउंड है वो ट्रेवल करती है? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है। मीडियम नहीं है मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कण होते हैं, उनमें कोई भी जो है कि कंपन नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। आगे बात समझ में? तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस दे दे और पूछे कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है बच्चे, तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा आप लोगों की होती है सॉलिड में, ठोस पदार्थ में। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं, अगर बच्चे ट्रेन बहुत दूर होती है, उसके बावजूद भी अगर ट्रेन की पटरी पे आप कान लगा करके सुनेंगे तो देखेंगे कि ट्रेन आपको शायद दिख भी नहीं रही होगी और ट्रेन बहुत दूर होगी, फिर भी उसमें एक तरीके का वाइब्रेशन हो रहा होगा ट्रेन की पटरी में। आई बात समझ में? और उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें न दिखते हुए भी ट्रेन, ये पता चल जाएगा कि इस पटरी पे ट्रेन आ रही है। कैसे? क्योंकि जो उसकी पटरी होती है वो सॉलिड होती है और उसमें वाइब्रेशन बहुत तेज होता है। आगे बात समझ में? ये एग्जांपल, हालांकि बच्चों अब आप लोग ये कोशिश मत करने लग जाना कि जा करके हम ट्रेन की पटरी पे कान लगा करके सुने, ठीक है, ये गलत होगा। लेकिन ये एक एग्जांपल है आप लोगों का कि जो ट्रेन की पटरी होती है बच्चे, वो सॉलिड की होती है और जो है कि ट्रेन हमें दिख भी नहीं रही होती है, लेकिन हमें ये एहसास हो जाता है कि इस पटरी पे ट्रेन आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंपन है, ध्वनि है, उससे आइडिया लग जाता है। आगे बात समझ में? इसके बाद जो है कि यहाँ पे तरल पदार्थ है ना, तरल में इसके जो है कि थोड़े से दूर दूर पार्टिकल्स रहते हैं तो उनमें मूवमेंट, और गैस के पार्टिकल्स होते हैं बेटा बहुत ही ज़्यादा दूर दूर, बिल्कुल ओपन होते हैं, हमें ये चीज़ पता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो है कि साउंड कम ट्रेवल करती है और जो वैक्यूम होता है वहाँ पे ट्रेवल करती ही नहीं है। तो ये 4-5 क्वेश्चंस बच्चे आपके जो हो गए, ये हमारे साउंड चैप्टर के
क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बात समझ में बच्चे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके वेव के बारे में, जहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए कि जो हम लोगों ने लाइट चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने क्या बात करी थी कि जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, उसकी जो वेव होती है, उसकी जो तरंग होती है वो कैसी होती है, किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स होती है या फिर हमारी जो है कि लॉन्गिट्यूडिनल होती है। आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए बच्चे, अब यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बात कर लेते हैं बेटा, जो उससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हालांकि क्वेश्चन तो यही आता है कि सॉलिड लिक्विड गैस में हमारा सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करती है, लेकिन कई बार बच्चे क्या होता है कि इसकी वैल्यूज़ भी हमारे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा कि जो हमारे सॉलिड होता है, आई बात समझ में? तब तक बच्चों आप लोग हमें लाइट के आंसर करते रहिए। जो हमने क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करते रहिए कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है बेटा, उस प्रकाश का जो है जो वेव होती है, जो तरंग होती है बेटा, वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है या ट्रांसवर्स होती है। तब तक हम आपको बताते हैं बेटा जो एयर होती है। देखिए 2-3 मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये स्पीड, क्योंकि कई एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि इसके डायरेक्ट जो है कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो हमारा एयर होता है, एयर में जो ध्वनि की चाल होती है कितने मीटर पर सेकेंड होती है। आई बात समझ में बच्चे? तो जो हमारा एयर होता है, एयर या यूँ कह ले हवा, जो हमारा एयर होता है बेटा, एयर या हवा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है कि जो ध्वनि की चाल होती है बेटा वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? ये होती है। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट कुछ ऐसे हैं जिनके पूछे गए हैं, वो मैं आप लोगों को नोट करवा दे रही हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन में नहीं आता है, यही मेनली इम्पॉर्टेंट है। आगे बात समझ में बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर की। जो हमारा पानी होता है, जो वाटर होता है, जो हमारा पानी होता है बेटा, तो पानी में अगर इसकी स्पीड अगर पूछी जाए कि जो ध्वनि होती है उसकी स्पीड कितनी है बच्चे, तो ये हो जाती है 1493 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? मतलब 1493 मीटर पर सेकेंड होती है। इसी तरीके से बच्चे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आयरन। आयरन का क्वेश्चन आया हुआ है, रिसेंटली मैंने किसी एग्ज़ाम में देखा था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसकी जो होती है बेटा, ये होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट से हैं। ये तीनों मैंने किसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर में देखे थे, तो ये मैंने आप लोगों को नोट करवा दिया। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एयर और आपका आयरन का है। ठीक है, लेकिन वाटर याद कर लीजिए, मे बी नेक्स्ट एग्जाम में आपको वाटर का देखने के लिए मिल जाए, इसलिए मैंने ये तीनों नोट करवा दिए। ये होती है बेटा स्पीड ऑफ जो है कि ध्वनि, हमारी जो ध्वनि की चाल होती है बेटा इस तरीके से मूव कर रही होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि वेव की। तो लाइट की वेव, आई होप आप लोगों ने आंसर्स कर दिए होंगे। जो भी बच्चे प्रीवियस वीडियोस से हमसे जुड़े हुए हैं उनको आंसर पता होगा कि जो हमारा लाइट होता है बेटा वो क्या होता है। जो प्रकाश हमने पढ़ा था उसकी जो वेव होती थी बेटा, वो वेव कैसी होती है, तो वेव हमारी होती थी ट्रांसवर्स नेचर की, मतलब जिसमें हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम साउंड की बात करेंगे बेटा, तो जो हमारी साउंड होती है, जो हमारी ध्वनि होती है, इसकी जो तरंग होती है, जो इसकी वेव होती है बेटा, वो कैसी होती है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है। आगे बात समझ में बेटा। चलिए अगर हम इसके वेव की बात करें, साउंड की वेव की बात करें, तो जो साउंड की वेव है बेटा वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ठीक है, हमारी जो होती है वेव ऑफ साउंड, ध्वनि की तरंग। अगर हम ध्वनि के तरंग की बात करें बेटा, ध्वनि के हम तरंग की अगर बात करते हैं तो ये कैसी होती है, तो ये हमारी हो जाती है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। देखो अब बात होती है बेटा कि हमारा जो साउंड होता है, जो साउंड होती है इसकी वेव कैसी होती है, तो इसकी वेव हो जाती है बेटा हमारी लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब अनुधैर्य, अनुधैर्य। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लो सब लोग, अनुधैर्य।
धैर्य। आई बात समझ में बेटा? इस तरीके की होती है। ये देखो लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है बेटा, इसकी जो खास बात क्या होती है, अगर हम बात करें कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं ये कैसी होती हैं। एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से एग्जाम में बनता है, अगर साउंड का ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में, क्या दे देगा कि जो हमारी ध्वनि होती है, जो हमारा साउंड होता है, इसकी जो वेव होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्घ्य होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है या ट्रांसवर्स होती है, या तो ऑप्शन में आपको बोथ करके दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि अभी चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है ये, मैं आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। हालांकि आप यहाँ पे समझिए कि जो वेव ऑफ साउंड होता है बेटा, जो ध्वनि की तरंग होती है, तो वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चे कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, इनको माध्यम की ज़रूरत होती है। मतलब ये वो वेव्स होती हैं बेटा लॉन्गिट्यूडिनल, जो किस में चलती हैं, मीडियम में ट्रेवल करती हैं। आगे बात समझ में। तो ये क्या करती है, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं बेटा, ये ट्रेवल किस में करती हैं, ट्रेवल्ड इन मीडियम। आई बात समझ में? मतलब ऐसी तरंगे बेटा जो माध्यम में चलती हैं। आई बात समझ में? चलती हैं। ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल हमारा जो होता है, अनुदैर्घ्य क्या होते हैं, ऐसी वेव्स होती हैं, ऐसी तरंगे होती हैं बेटा जो हमारी किस में चलती है, माध्यम में चलती है। मतलब या यूँ कह ले कि लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है बेटा, इसको मीडियम की ज़रूरत होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है, जबकि ट्रांसवर्स को किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती थी। जो हमारा अनुप्रस्थ तरंग होती थी उनको माध्यम की ज़रूरत नहीं होती थी। इसीलिए देखिए, एक दूसरे चीज़ को लिंक करके अगर आप पढ़ेंगे ना बच्चे, तो लाइफ में आपको ये रटना नहीं पड़ेगा और आप भूलेंगे नहीं। जैसे हमारा जो ट्रांसवर्स होता है, जो हमारे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं बेटा, उसको हमारे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा आप बताओ, जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, जिसमें मीडियम नहीं होगा, क्या उसमें ध्वनि क्या ट्रेवल कर सकती है? अरे नहीं कर सकती। ध्वनि के लिए तो चाहिए ही ना कि उसमें मीडियम हो। ठीक है, तो क्या उसका जो तरंग होती है, जो उसकी वेव हो सकती है ध्वनि की, वो कभी ट्रांसवर्स हो सकती है? इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती मैडम। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि होती है इसको तो ज़रूरत है ना मीडियम की। तो अगर बोथ भी करके आंसर दे देगा तो क्या आप आंसर सही नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि आपको तो पता है कि जो ट्रांसवर्स होता है उसमें मीडियम की ज़रूरत होती है, ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो ट्रांसफर होता है, अनुप्रस्थ होता है, उसमें मीडियम के माध्यम की ज़रूरत ही नहीं होती है। और जब वहाँ माध्यम नहीं है तो वहाँ साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकता। तो कैसा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा बच्चे हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल या फिर अनुदैर्घ्य जो तरंगे होती हैं वो होती कैसी हैं। आगे बात समझ में। तो बेटा देखो, कुछ इस तरीके का थोड़ा सा आप लोग समझो कि जो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्घ्य जो हमारी तरंगे होती हैं बेटा, ये कुछ इस तरीके से बन रही होती हैं। आगे बात समझ में। ये कुछ इस तरीके की बन रही होती हैं। चलो बताओ भाई, क्या है ये? किसी ने क्या पढ़ा है लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में? यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा दूर दूर बन रही होती हैं, थोड़ा इन दोनों में गैप होता है। फिर क्या होता है, फिर ऐसी तरंगें बनती हैं बच्चे जो बिल्कुल पास पास होती हैं। आगे बात समझ में। क्या होता है, बिल्कुल पास पास तरंगे होती हैं। फिर ऐसी तरंगें बन रही होती हैं बेटा जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है, डिस्टेंस होता है। अब बताओ इसका मतलब क्या है? क्या बताया मैंने? देखो बेटा, जो ये होता है हमारा, जो पास पास तरंगें होती हैं, इनको कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। ठीक। और जो ये दूर दूर तरंगे होते हैं बेटा, इनको क्या कहते हैं हम? रेयरर। ठीक है, रेयरर, या फिर यूँ कह लो कि हमारा जो है कि रेयरर, या फिर कह लो रेयर फ्रैक्शन, दोनों एक चीज़ होगी, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? आर। ये क्या हो गया हमारा? जो पास पास होती हैं तरंगे, इनको कहते हैं सी, और जो दूर दूर होते हैं इनको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन या फिर आर। ठीक है, तो जो ये लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ना बच्चे, लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव होती हैं आपकी, वो इसी तरीके से मूव करती हैं। कंप्रेशन रेयरर, कंप्रेशन रेयरर, कंप्रेशन रेयरर। ठीक है,
इसी तरीके से। कंप्रेशन मतलब क्या हो गया, वही एरिया जहाँ पे जो ये तरंगे होती हैं बेटा क्या होती है, बहुत पास पास होती हैं। आई बात समझ में, क्लियर कंसेप्ट। और जो हमारा रेयरर होता है उसमें क्या होता है बेटा, जो रेयर फ्रैक्शन होता है, रेयर फ्रैक्शन में हमारा जो तरंगों के बीच में जो ये गैप होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस्ड होना। देखो इसको ऐसे समझिए कि कंप्रेशन मतलब हमारा कंप्रेस्ड होना, मतलब ये तरंगे बिल्कुल पास पास है। रेयरर मतलब कि दूर दूर है। आगे बात समझ में, ये तो बात होगी कंप्रेशन रेयरर की, ठीक है। आई बात समझ में। अब बच्चे इसमें ये होता है कि जो हमारा कंप्रेशन होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, ठीक है। मतलब जो ये कंप्रेशन वाला एरिया होता है, इसमें जो हमारा प्रेशर होता है बेटा, वो क्या होता है, हाई होता है। प्रेशर कैसा होता है, मतलब जो दाब होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा हमारा दाब वाला होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन होता है। और जो रेयर फ्रैक्शन होता है बेटा, ये क्या होता है, कम दाब वाला, कम दाब वाला क्षेत्र, कम दाब वाला क्षेत्र। आई बात समझ में, मतलब लो प्रेशर, लो प्रेशर। आई बात समझ में बेटा, मतलब यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम लोगों ने ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बात करी। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी वेव होती हैं, जिनको माध्यम की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारी ध्वनि ट्रेवल करती है। आई बात समझ में। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव बेटा हमारा कंप्रेशन रेयर तरीके की तरंगे बनाता है, वेव्स बनाता है, ठीक। कंप्रेशन वो एरिया होता है जिसमें हमारी तरंगे बहुत पास पास होती हैं, या हम दूसरे टर्म में बात करें जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में। और जो हमारा रेयर फ्रैक्शन होता है वो एरिया होता है जहाँ पे तरंगे थोड़ी दूर होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है। आगे बात समझ में, क्लियर हो गया आप लोगों को कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं। आगे की बात समझ में बेटा आप लोगों को। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बेटा कि जो हमारी वेव्स होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा वेव्स के बारे में, इसी को हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कि जो हमारी वेव्स होती हैं वो किस तरीके से ट्रेवल करते हैं। अगर किसी बच्चे को पता है तो बताओ, क्या आप लोगों ने क्रस्ट और ट्रफ के बारे में कुछ पढ़ा है? फटाफट आप लोग बताइए कि क्रस्ट और ट्रफ के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा है। चलिए देखो, जो हमारी वेव्स होती हैं बेटा, जो हमारी तरंगे होती हैं, बेसिकली जो हमारी तरंगे हैं या जो वेव होती हैं बेटा, ठीक है, वो किस तरीके से मूव करती हैं? कुछ इस तरीके से करती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। आगे बात समझ में। जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, कुछ इस तरीके से मूव करती हैं। चलिए बताइए फटाफट आप लोग कि क्या ये तरंगे इसी तरीके से तो बच्चे मूव करती हैं ना? आई बात समझ में, मतलब ऊपर इस तरीके से, फिर ये सब इस तरीके से नीचे जाती हैं। आई बात समझ में, फिर ये ऊपर। एक्चुअली में बच्चे जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, ये हमेशा इसी तरीके से मूव करती हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा, जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। देखो बेटा, इसको समझते चलो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम इसमें बात करेंगे एम्पलीट्यूड की, फ्रीक्वेंसी की, जो मतलब बहुत ही एक दूसरे से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशंस है हमारे एग्ज़ाम में, जिससे न्यूमेरिकल भी बनता है, कंसेप्ट से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए जो जो एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को समझाती जा रही हूँ वो आप समझते जाइए कि जो हमारी वेव्स होती हैं बेटा, वो वेव्स किस तरीके से मूव करती हैं या किस तरीके का ट्रेवल करती हैं। तो वो इस तरीके से ऊपर जाती हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ऐसे ही ये तरंगे चलती चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं, ये ऊपर वाला हमारा क्या होता है बेटा? क्रस्ट होता है। और जो नीचे होता है बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ, ठीक। इसको हिंदी में सब लोग लिख लो भाई, इसको गर्त कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है कि शिखा कहते हैं। ये शिखा पे है, शिखर पे है, ऊपर है, इसलिए इसको शिखर कहते हैं। जो ट्रफ है ये नीचे है, ये हमारा क्या हो गया? गर्त हो गया। तो ये क्या मैंने बताया? मैंने ये बताया कि जब भी कोई भी वेव हो, कोई भी वेव, वो इस तरीके से ही मोशन करती है, इसी तरीके से वो ट्रेवल करती है। आगे बात समझ में बेटा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से। आई बात समझ में? जिससे अगर मैं बात करूँ तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी,
टाइम पीरियड, एक वेवलेंथ में ये टर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम वेव की जो बात कर रहे थे, वेव में हम बेटा बात कर रहे हैं नेक्स्ट। अब हम कुछ टर्म्स की जो टर्म्स है, जैसे कि अगर बात करें हम एम्पलीट्यूड, सबसे पहला टर्म है, डाल लीजिए इसको आप लोग पॉइंट, कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। किसके बारे में बात करेंगे हम, एम्पलीट्यूड की, आयाम। फर्स्ट एम्पलीट्यूड या फिर आयाम, आई बात समझ में बेटा, जो हमारा आयाम, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो आयाम होता है ये बेसिकली होता क्या है। देखो बच्चे, ये क्या होते हैं, ये कुछ वेव से रिलेटेड टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब ये वेव जो इस तरीके से हमारी क्रस्ट ट्रफ जो है कि शिखागर्त इस तरीके से जब मूव कर रही होती है बच्चे, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहले ही मैं बात करूँ कि एम्पलीट्यूड मतलब जो हमारा आयाम होता है बच्चे, क्या होता है, क्या किसी को पता है कि ये जो तरंगे चल रही होती हैं इसमें हम एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है। देखो ध्यान से समझो, हमने क्या कहा कि जो बच्चे हमारे वेव्स होती हैं वो किस तरीके से मूव कर रही होती हैं, इस तरीके से, क्रस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट फिर ट्रफ। अब इसमें मैंने कहा कि एम्पलीट्यूड की बात करती हूँ मैं आप लोगों से। अब आप सोचोगे कि मैडम इसमें एम्पलीट्यूड होता क्या है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो होता है बेटा वो क्या होता है कि मतलब इस शिखर से लेकर के यहाँ नीचे तक, आगे बात समझ में, या तो इसको एक काम करो, मैं इसको थोड़ा सा रफ करती हूँ ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, एम्पलीट्यूड की जब मैं बात करूँगी, देखो भाई जो है ये वाली चीज़ जो है बेटा, मतलब इस तरंग के एक ऊपरी छोर से लेकर के इस तरंग के नीचे के छोर तक जो भी ये वेव इस तरीके से मूव कर रही होती है बेटा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाली बात जो होती है, या कह लो वर्टिकल। ठीक है, मतलब जो ये वर्टिकल जो तरंगों में ये डिस्टेंस कवर कर रही होती है वही हमारा क्या कहलाता है, तो यही हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। आगे बात समझ में बच्चे कि मतलब जो ये तरंग होती है, इस तरंग में जो हमारा फाइनल पॉइंट मतलब यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है यही हमारा क्या होता है बेटा, तो यही होता है हमारा एम्पलीट्यूड, या फिर कह लो कि आयाम। आई बात समझ में, आयाम। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको कि आयाम क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, किसी तरंग में हमारा जो है शिखर से मतलब ऊपर से नीचे तक का जितना ट्रैवलिंग जो मोशन होता है, जो लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है बेटा, उसको ही हम क्या कह देते हैं, तो यही हमारा किसी तरंग का एम्पलीट्यूड हो जाता है, किसी तरंग का क्या हो जाता है, आयाम हो जाता है, किसी वेव की एम्पलीट्यूड। अब अगर कोई आपसे पूछे तो क्या आपको कन्फ्यूजन होगी, बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम क्या कहेंगे कि जो हमारी तरंग की एम्पलीट्यूड होती है बेटा, क्या होती है, इसके जो फाइनल पॉइंट या फिर कह लो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो इस तरंग की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है बेटा, उसको ही हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। आगे बात समझ में, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बनता है बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन क्या दे देगा कि जो हमारी वेव्स होती हैं जो उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ या फिर कह लो वर्टिकल जो डिस्टेंस है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या कुछ नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि जो वर्टिकल होता है वो हमारा क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड हो जाता है। बात समझ में आई बेटा। ठीक है, एक तो बात ये हुई कि एम्पलीट्यूड आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अपने टर्म में लिख लीजिए। ठीक है, कि वर्टिकल डिस्टेंस या ऊपर से नीचे एक तरंग में जो डिस्टेंस होती है, जिसको जो चीज़ क्लियर हो गई हो, ज़्यादा अच्छी समझ में आई हो, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके एसआई यूनिट की। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और एसआई यूनिट की बात नहीं करें तो फिर क्या फिजिक्स पढ़ें, है ना। तो अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें बेटा, तो एसआई यूनिट आप लोग मुझे बताओ कि जो जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, फटाफट भाई मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है बच्चे, एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट क्या हो सकती है।
क्या हो सकती है। हम लोगों ने जब यूनिट्स ऑन मेजरमेंट पढ़ा था तो बड़े अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया था कि हमारी जो एसआई यूनिट्स होती हैं वो लेंथ, मास और टाइम, इन्हीं 3 टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है ये क्या किसी के मास की बात कर रहा है, किसी द्रव्यमान की बात कर रहा है, किसी टाइम की बात कर रहा है या किसी डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो इसकी यूनिट जो होगी वो क्या बन जाएगी, आप लोग खुद इसको बनाओ। मेरे बताने से पहले चीज़ों को समझो और आप लोग मुझे आंसर करो ताकि हम ये समझ पाएँ कि क्या आपको प्रीवियस कंसेप्ट याद है या दिमाग से आपके उड़ गया है। इसीलिए बच्चे मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि जो बच्चों ने पहले इसको नहीं पढ़ा, इससे पहले वीडियोस जो मैंने अपलोड करी हैं आपकी यूनिट्स मेजरमेंट की या फिर मोशन की या लाइट के बारे में जो हम लोगों ने बात करी है उसको देख लो ताकि आगे आप लोगों को समझने में ये क्लियर रहे। चलो बेटा, अब ये बताओ हमने क्या यूनिट्स ऑन मेजरमेंट में बात करी थी कि एसआई यूनिट एल एम टी, लेंथ, मास और टाइम के बारे में ही तो बात होती है। तो एम्पलीट्यूड किसी की मास की तो बात कर नहीं रहा है, कहीं पे मैंने टाइम शब्द यूज़ किया नहीं किया। मैडम आपने क्या बात करी, आपने बात करी डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट में हम लोग क्या लिखते थे, जो है मीटर। तो इसकी बेटा जो एसआई यूनिट हो जाती है एम्पलीट्यूड की वो हो जाएगी आपकी मीटर। आगे बात समझ में, एसआई यूनिट क्या हो गई, तो एसआई यूनिट हो गई बेटा आपकी मीटर। आगे बात समझ में, ये एक क्वेश्चन, यहाँ से आपका एम्पलीट्यूड का पॉइंट ख़त्म होता है। आगे बात समझ में, तो अगर कोई भी वेव है, अगर एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है बेटा, उसमें अगर एम्पलीट्यूड आपसे पूछा जाए तो क्या आप एम्पलीट्यूड के बारे में नहीं बता पाएंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है हमारे किसी तरंग में, वेव में, ठीक है, वो चाहे आपके ट्रफ में हो रही हो चाहे आपके क्रस्ट में हो रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ ये वर्टिकल डिस्टेंस ही जो है हमारा आयाम या फिर कह लो एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है। अब आपको इसको अगर मीटर दे दे, जो है कि केजी दे दे या फिर सेकंड दे दे के, तो क्या आप लोग इसके आंसर नहीं कर पाएंगे। कितना आसानी से मैंने समझाया भाई, हम यहाँ तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट मीटर हो जाएगी। क्लियर हो गया, ये बात हुई पूरी बेटा आपके एम्पलीट्यूड की, आयाम की। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम वेवलेंथ की। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या किसी बच्चे को पता है कि ये वेवलेंथ क्या होती है। अगर कोई बच्चा जानता है तो इसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वेवलेंथ या कह लो तरंग दैर्घ्य, वेव ये दूसरा है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। इसके बारे में बेटा हम लोगों ने जब प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, तब भी हम लोगों ने इसकी बात करी थी, ठीक है। चलिए, तरंग दैर्घ्य बताइए क्या होता है भाई, ये तरंग दैर्घ्य या फिर वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारी क्या हो जाती है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। जो हमारी वेवलेंथ होती है बेटा क्या होती है, क्या कोई इसके बारे में जानता है कि हमारी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बताइए भाई। देखो बेटा, हम लोगों ने क्या कहा कि इस तरीके से जब हमारी ये देखो, ये जो तरंगे होती हैं बेटा, ये इस तरीके से मूव करती हैं, ठीक है। ये हमारा क्रस्ट हो जाता है, ये हमारा ट्रफ हो जाता है, ठीक है। ये देखो, अब बेटा मैं जब वेवलेंथ की बात करती हूँ आप लोगों से, वेवलेंथ की बात करूँ या तरंग दैर्घ्य की बात करूँ बेटा, तो क्या होता है समझो। जो वेवलेंथ होती है बेटा वो बेसिकली हमारी जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ना, ये वाली, मतलब क्रस्ट से क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। देखो ये, लेकिन कौन सा डिस्टेंस, जब हम एम्पलीट्यूड पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि जो तरंगों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो हमारी एम्पलीट्यूड कहलाती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या हो जाती है, ये जो है कि वेवलेंथ, ठीक है। जो वेवलेंथ हो गई बेटा, ये क्या किसकी बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि जो ये कौन सी दूरी, एक क्रस्ट से लेकर के दूसरे क्रस्ट के बीच में, ठीक है, मतलब एक शिखा से दूसरे शिखा के बीच में, या कह लो एक गर्त से दूसरे गर्त, मतलब ट्रफ से ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी हुई है, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, वही हमारा वेवलेंथ कहलाता है। आई बात समझ में, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा वेवलेंथ हो गया।
ठीक है। ये क्या है बेटा, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जबकि हम एम्पलीट्यूड में वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो ये हमारा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। अब मुझे बताओ इसकी एसआई यूनिट, फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि जो वेवलेंथ होती है बेटा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अब तो अब आप लोग एसआई यूनिट निकालना भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ का मतलब क्या हो गया कि इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। आई बात समझ में सबको, बात आप लोगों को बच्चे क्लियर हो गई। तो हमारा जो वेवलेंथ होता है बच्चे, वो क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है क्रस्ट से क्रस्ट के बीच में या ट्रफ से ट्रफ के बीच में। अब बताओ भाई, इतनी सी बात समझना कितनी मुश्किल है, आप लोग बताइए मुझे कि इतनी सी बात समझना वेवलेंथ के बारे में कितनी मुश्किल है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे कि कोई तरंग, कोई जो वेव होती है उसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है वही हमारी एम्पलीट्यूड होती है। और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो एसआई यूनिट उसके मीटर, सीधी बात। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँगी बच्चे, तो एक क्रस्ट से लेकर के दूसरे क्रस्ट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहलाता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर। अब एक चीज़ आप लोग और ध्यान दो बच्चे कि जो हमारा वेवलेंथ होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आगे बात समझ में, तो मतलब क्या है बेटा, दो क्रस्ट के बीच में जो हमारी डिस्टेंस होती है वो हमारी वेवलेंथ कहलाती है। इसको डिनोट करते हैं बेटा हम लोग लैम्डा से। किससे करते हैं, लैम्डा। ये फिजिक्स का टर्म है भाई, कुछ लोगों ने तो, जो फिजिक्स के बच्चे होंगे वो ऑलरेडी जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो जान लीजिए कि इस टर्म को ये इस तरीके से भाई एक लाइन खींच करके इस तरीके से जो है कि इसकी टांग खींच दो, तो यही आप लोगों की क्या हो जाती है, लैम्डा। इसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। इसके मीटर की बात करी, यूनिट की बात करी तो मीटर इसकी यूनिट हो गई, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। कहाँ के डिस्टेंस, एक क्रस्ट से लेकर के दूसरे क्रस्ट, मतलब दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा वेवलेंथ या फिर कह लो कि तरंग दैर्घ्य कहलाता है। ठीक है बच्चा, और वहाँ पर हम लोगों ने क्या बात करी थी कि इसकी एसआई यूनिट मीटर, और लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। इसको ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि अभी जब हम लोग इसके सारे टर्म्स को पढ़ लेंगे तो उन टर्म्स के बीच में एक रिलेशन होगा, वहाँ पे ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो लैम्डा को किससे डिनोट कर, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, तो लैम्डा से करते हैं। ठीक है, लैम्डा की यूनिट क्या होती है बच्चे, तो मीटर होती है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं बेटा हम लोग फ्रीक्वेंसी की। अब बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अब चलिए आंसर आप लोग मुझे बताते रहिए बच्चे कमेंट बॉक्स में कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटे, हमारे आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति क्या होती है, फटाफट मुझे बताइए। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की तो क्या होता है, फटाफट बताइए। फ्रीक्वेंसी या कह लो, फ्रीक्वेंसी या फिर बेटा हमारी क्या होती है, आवृत्ति। बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फटाफट आप लोग बताइए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है। फ्रीक्वेंसी या फिर बात करें कि हमारी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है। चलिए बताइए, जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी की वो क्या होती है। बच्चों देखो, मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि हमारी जो साउंड होती है बेटा वो वाइब्रेट कर रही होती है। ठीक है, हमने कहा कि साउंड प्रोड्यूस ही कैसे होती है, जब हमारी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब उसमें वाइब्रेशन हो रहा होता है, कंपन हो रहा होता है, तो ही हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक, कोई बात नहीं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी को समझना है बच्चे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंपन होती है एक सेकंड में हमारी जो कंपन होती है या एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन होता है वही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी है। आई बात समझ में, मतलब कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में जितना हमारा कंपन होता है या एक सेकंड में जो हमारी वाइब्रेशन होती है जितनी, उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में। तो फ्रीक्वेंसी क्या कह सकते हैं बेटा कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, लिख लो, पार्टिकल्स
पार्टिकल्स वाइब्रेट्स इन अ सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में कण का कंपन। आई बात समझ में बेटा? उसे ही हम क्या कह देते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। मतलब एक सेकेंड में कोई भी पार्टिकल कितना वाइब्रेट कर सकता है, कितनी कंपन कर सकता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कितना? एक सेकेंड। ये ध्यान देना। आगे बात समझ में बेटा? आगे बात समझ में। चलिए अब इसके बारे में बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, जैसे वेवलेंथ को हम लोग किस में डिनोट कर रहे थे, तो वेवलेंथ को हम लोग डिनोट कर रहे थे बेटा लैम्डा से। वैसे ही ये म्यू होता है, तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, तो म्यू से। इसको वी बनाइए और वी के साथ एक इसकी इस तरीके से टेढ़ी कर दीजिए टांग। आई बात समझ में? इसको क्या कहते हैं हम? न्यू। क्या कहते हैं? न्यू। कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा सा न्यू टर्म होगा, ठीक है, लेकिन जो लोग फिजिक्स और बायो के स्टूडेंट होंगे ऑलरेडी, वो इस न्यू के बारे में काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे, पढ़ा हालांकि सबने होगा फ्रीक्वेंसी को, लेकिन आगे चल के भूल जाते हैं। लेकिन एग्जाम में अभी भी क्वेश्चंस आता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ आप लोगों को कि भाई जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं और ये न्यू कहलाता है। इसको बनाने के लिए भाई कुछ लोग क्या होता है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना। इसको बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, वी को इस तरीके से बनाएंगे और इसको इस तरीके से खींच देंगे। ये वी ये नहीं बना देना भाई, ये तो वेलोसिटी होता है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा इसको इस तरीके से खींचा जाता है, जिसको हम रीड करते हैं न्यू। ठीक है बात, या फिर म्यू भी कह देते हैं। ठीक है, न्यू या म्यू कुछ भी आप कहिए, लेकिन इसका जो ये सिंबल है इसको याद रखिए। ठीक है, तो हम ये किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, तो डिनोट हम लोग इसको करते हैं जो है इस तरीके से। आई बात समझ में बेटा? ये हमारी बात हो गई किसकी? फ्रीक्वेंसी की। इसको यहाँ पे चलिए यहीं पे लिख रहे हैं। चलिए भाई, ये क्या बात हो गई हमारी? न्यू। मतलब इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किससे? फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में बेटा? अब एक चीज़ और समझो, मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया तो मैंने आप लोगों से क्या कहा कि जितने टर्म्स मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, उसमें एक दूसरे के साथ उसका रिलेशनशिप भी होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि अभी जो हम लोगों ने वेवलेंथ पढ़ा, तरंग दैर्घ्य पढ़ा और जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पढ़ा, इन दोनों में कैसा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन शेयर करते हैं भाई, ये बताइए आप लोग। चलिए फटाफट मुझे बताइए इसके बारे में कि जो है रिलेशन जो होता है हमारा, वो किसके बीच में? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या फिर तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या किस तरीके का जो है कि ये शेयर करते हैं? ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन। ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है और कंसेप्ट तो खैर कंसेप्ट है ही। जिसका कंसेप्ट बेटा क्लियर हो जाएगा उसका न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो ही जाएगा। चलिए, रिलेशन बिटवीन जो है आपकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या कह लो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। चलो भाई, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन की बात करते हैं बेटा कि जो हमारी तरंग दैर्घ्य और जो हमारा इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो क्या कहेंगे हम? फ्रीक्वेंसी को हमने किससे कहा था कि हम ये इस तरीके से न्यू से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, मतलब वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते थे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते थे, तो इसको हम लोग डिनोट करते थे इस तरीके से। आई बात समझ में? चलो भाई, तो अगर हम बात करें न्यू और लैम्डा, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है बेटा, तो न्यू और लैम्डा के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। आगे बात समझ में? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, इसको आप लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और ये हो गया हमारा वेवलेंथ।
आगे बेटा समझ में, ये क्या है हमारा वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बेटा, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा, तो हमारा जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग कम करते हैं तो वेवलेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यही कहलाता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। जिन लोगों को नहीं समझ में आया भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप ये समझो यहाँ पे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मतलब एक दूसरे के अपोजिट। बाकी बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारे कंसेप्ट हम लोग प्रीवियस चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि प्रीवियस वीडियो जा करके देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम म्यू और लैम्डा के बारे में हम लोगों ने एक रिलेशनशिप डिस्कस कर लिया। अब बच्चे देखो, अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि इससे क्या होता है कि इससे आप लोगों के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मतलब कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी के बेटा जो है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट या फिर कह लो किससे हम डिनोट करते हैं तो इसको हर्ट्ज में करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज में होती है। किसकी, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में नापा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की बात कर ली यहाँ पे और वेवलेंथ की बात कर ली रिलेशनशिप की, तो क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि कई बार आप लोगों से इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, क्या वो दुगुना होगी, कम होगी, 4 गुना होगी, 3 गुना होगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछ देगा। तो आप कहेंगे नहीं नहीं भाई, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी। आई बात समझ में। ठीक है, ये रिलेशनशिप हो गया। अब अगला हम जो है रिलेशनशिप पढ़ेंगे बेटा जो है फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में। जिसको भी पता है भाई मेरे को बता दो कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी और टाइम है, फ्रीक्वेंसी को रहने दो, यहाँ वेवलेंथ को हटा देते हैं और यहाँ पे हम जो है कि टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम की बात अगर हम कर ले, ठीक है, आवृत्ति और टाइम या कह लो समय। ठीक है बेटा, इसके बीच में हमारा रिलेशनशिप क्या हो जाता है, तो यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी और जो आपका टाइम होता है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, किसी को पता है बेटा तो बताओ आप लोग। ठीक है, बताओ फटाफट कि क्या होता है। तो यहाँ पे बेटा जो ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा टाइम, समय। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब मैं ये कहूँगी आपसे कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में रिलेशन है ना बेटा, तो क्या होता है कि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम लोग म्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो टाइम हमारा बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो मतलब हमारा जो न्यू फ्रीक्वेंसी और टाइम है, इन दोनों में भी कैसा रिलेशन होता है, तो इन दोनों में भी बेटा कैसा रिलेशन होता है हमारा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे बात समझ में कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे बात समझ में बेटा ये क्या है हमारा टाइम, ये लैम्डा ना समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी और टाइम होता है, इन दोनों में भी कैसा रिलेशन होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इज दैट क्लियर सबको। ठीक है, चलो भाई अब इसमें हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए अब मुझे ये बताइए कि ये तो हम लोगों का कंसेप्ट हो गया थोड़ा भाई, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। कंसेप्ट आई होप आप लोगों को सारे रिलेशनशिप भी इन लोगों के बीच में और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं आप लोगों से ये बात करूँगी बेटा कि मुझे आप लोग ये बताइए कि जो ऑडिबल रेंज होती है साउंड की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और ऑडिबल रेंज, क्या इसके बारे में आप लोगों ने कभी भी कोई चीज़ सुनी है कि वर्ड्स क्या होते हैं? तो आप मुझे बताइए कि हमारे सुनने, जो हमारी ध्वनि होती है, ऑडिबल जो हमारा रेंज होता है बेटा, वो क्या होता है? जो हमारा ऑडिबल रेंज होता है वो क्या होता है? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। चलिए, ऑडिबल, यहाँ पे एक होता है बेटा हमारा ऑडिबल रेंज। ठीक है, ऑडिबल रेंज
ठीक है, या फिर हम यूँ कह लें कि श्रव्यता, हिंदी वाले लिख लो भाई, श्रव्यता। ठीक है, मतलब हमारे श्रव्यता या फिर कह लो कि हमारे सुनने की शक्ति कितने हर्ट्ज तक होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा हमारी, हमने बताया ना फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, हर्ट्ज में नापी जाती है। तो ये एक हो गया हमारा ऑडिबल रेंज। एक होता है बेटा हमारा जो है कि इंफ्रासोनिक या अवश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक रेंज। ठीक है, मतलब अब श्रव्य सीमा। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे बताते रहिए भाई कि हमारी जो ये होती है रेंज क्या होती हैं। अब श्रव्य सीमा। दूसरा होता है बेटा हमारा इंफ्रा हो गया अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक रेंज। ठीक है, अल्ट्रासोनिक रेंज या फिर कह लो पराश्रव्य, पराश्रव्य सीमा। ठीक है बेटा, चलो अब मुझे यहाँ पे बताओ आप लोग कि क्या होता है इंफ्रासोनिक, ऑडिबल रेंज, अल्ट्रासोनिक रेंज, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। या फिर चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी ऑडिबल रेंज है, मतलब किस रेंज तक की ध्वनि, किस रेंज तक का साउंड हम लोग अपने कानों से सुन सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखो बच्चे, हमारी जो होती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक, ये हमारी ऑडिबल रेंज होती है। मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आगे बात समझ में। अब बेटा यहाँ पे बात कर लो हमारा जो है कि अगर हम बात करें इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक बेटा हमारा क्या हो जाता है कि 20 हर्ट्ज बिलो 20 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब जो ऐसी इंफ्रासोनिक वो रेंज होती है बेटा जिनको हम नहीं सुन सकते, मतलब 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। बिलो मतलब कम, आई बात समझ में, मतलब 20 हर्ट्ज से कम। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ बेटा अल्ट्रासोनिक की, तो मतलब ये बहुत ही हाई रेंज, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेंजेस होती हैं, जो कितनी हो जाती हैं हमारी 20,000 हर्ट्ज से अबव। ठीक है, अबव टू 20,000, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड। मतलब ये देखो, अब यहाँ पे इसको रटना भी नहीं है, हमने सुनना, हमारे सुनने की शक्ति कितनी है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो जो 20 हर्ट्ज से शुरुआत हुआ बेटा, अगर 20 हर्ट्ज से कम की साउंड होती है उसको हम कहेंगे इंफ्रासोनिक, या फिर कह लो कि अवश्रव्य सीमा। कितनी, 20 हर्ट्ज से कम। बेटा देखो, जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी तो आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन बच्चों जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं तो आपके सामने लिखा है, तो आपको याद है कि भाई हमारी ऑडिबल रेंज क्या होती है, इंफ्रासोनिक होती है या अल्ट्रासोनिक रेंज क्या होती है। लेकिन अगर मैं अगले ही क्लास में आकर के आप लोगों से पूछूंगी कि भाई इंफ्रासोनिक रेंज क्या होता है, तो शायद आप भूल जाएँ। इसलिए जो मैं समझा रही हूँ उसको आप थॉरली समझिए, ताकि आप एग्जाम में गलती नहीं करें। हमारी रेंज कितनी है बेटा सुनने की, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। आई बात समझ में। इंफ्रासोनिक क्या हो गया, 20 हर्ट्ज से भी कम, जितनी हमारा मतलब 20 हर्ट्ज से भी कम क्या होगी हमारी इंफ्रासोनिक रेंज हो गई। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, मतलब हमारे सुनने की शक्ति कितनी है, 20,000 तक तो है, तो 20,000 से ऊपर की जो होगी वो क्या कहलाएगी हमारी, जो है कि जो है अल्ट्रासोनिक रेंज। अब मुझे बताओ कि जो अल्ट्रासोनिक रेंज होती है, ऐसी साउंड्स जो होती हैं उनमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या आएगा। चलिए अगर बात करते हैं बेटा बैट्स की, है ना, बैट्स की, या फिर हम बात करें कि मछलियों की, तो ये कैसी साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं, तो ये करती हैं बेटा आपकी अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो इसमें जो है कि कई बार एग्जाम में आता है कि जो बैट्स हैं, ये एग्जाम में मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था, और फिश। ठीक है, बैट्स और फिश जो होते हैं, इन दोनों की साउंड्स कैसी होती हैं, तो ये होती हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा।
आ गई बात समझ में बच्चे? क्लियर हो गया? तो आज का टॉपिक हम यहीं पे इसको जो है कि ओवर करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे के बारे में जो है साउंड के बारे में, इसके आगे के टॉपिक्स को बेटा हम अगले चैप्टर में जो है कि अगले वीडियो में इसको जो है कि कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी साउंड के बारे में कि साउंड क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, साउंड किस किस माध्यम में और किस तरीके से ट्रैवल करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने वेव के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा कुछ जो वेव्स होती हैं, तरंग होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और हम लोगों ने कुछ ऑडिबल रेंज मतलब जो हमारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं किस हद तक हम सुन सकते हैं, या कौन सी अल्ट्रासोनिक और कौन से इंफ्रासोनिक रेंजेस होती हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ें, ठीक है बच्चे। तो अगले वीडियो के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दे करके जाती हूँ और उसका आंसर आप लोग जो है कि मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि एक टर्म आप लोगों ने शायद सुना ही होगा और कि सोनार, जो सोनार होता है ये क्या होता है। अब ये भाई ये मत समझ लेना कि सोना गहना बनाने वाले को जो हम सोनार कहते हैं उस सोनार की मैं बात कर रही हूँ। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम उस सोनार की बात नहीं कर रहे हैं। एक टर्म होता है हमारा सोनार, NAR, ठीक है बेटा, सोनार। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ध्वनि चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करूँगी। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके बारे में बेटा इसकी जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, वो इसका फुल फॉर्म, इसके बारे में आप लोग मुझे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो में आकर के इस पर एक अच्छा डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्योंकि इससे कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी मैं आप लोगों को अगले चैप्टर जब नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊँगी तब आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे जो है कि ध्वनि चैप्टर से ही साउंड चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।